नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूं देव शर्मा और आप देख रहे हैं खबर जागरण। चुनावों की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत तेज़ी से प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से लगे हुए हैं और मैदान में हैं। युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और बहुत अनुभवी भी। लेकिन इस बीच एक नाम और सामने आया है, जितेंद्र कुमार एडवोकेट का, जो टैक्सेशन के वकील हैं, जाने-माने वकील हैं। लेकिन उन्होंने शहर में से पहली बार चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है तो पूरी खलबली मचा दी है। उनके खेमों से लेकर विरोधियों के खेमे में भी, सभी खेमों में इसको लेकर खलबली मची हुई है। हर एक व्यक्ति उसके पीछे का कारण जानना चाहता है और उनके उद्देश्य भी जानना चाहता है कि आखिर जितेंद्र कुमार एडवोकेट इस चुनावी मैदान में काफ़ी अरसे बाद कैसे नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो उनका राजनीति से जल्दी से कोई पर्दा नहीं रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने इस राजनीति समर में कूदने का मन बनाया है। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है और क्या उद्देश्य रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप अभी तक टैक्सेशन का काम देखते हैं, वकील हैं, जाने माने वकील हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन अब जनता की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का मन बना चुके हैं। मैं देव आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं अपनी राजनीतिक अगर यात्रा की बात करूँ मैं, तो राजनीतिक यात्रा मैंने 1995 में जब मैं 18 या 19 वर्ष की आयु का था, उस समय मैंने लगभग पहली बार मैंने कोशिश की नगरपालिका पद का चुनाव लड़ने की। उस समय आनंद आर्य हमारे यहाँ से वार्ड के मेंबर हुए थे। उस समय मेरी आयु कम रह गई थी, मैं 21 वर्ष शायद पूरा नहीं हुआ था, इस कारण से मैं पहला मेंबरी का पर्चा नहीं भर पाया और मेरा पर्चा कैंसिल हो गया था। दूसरी बार मैं निर्दलीय पद चुनाव लड़ा और मेरा चुनाव चिन्ह कैंची था, लोगों को बहुत समय तक याद रहा वो मेरा चुनाव चिन्ह। अब विजय भी हुए, विजयी भी हाँ, हुए हाँ, सर। और उस समय मतलब काफ़ी और ये वार्ड नंबर उस समय 21 हुआ करता था, जो वार्ड इस समय 14 है। उस समय वो आपने राजनीति जो की है बड़ी करंट की है, लोगों को प्रभावित करने वाली की है। मैंने मैं राजनीति शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, सेवा करना मैं जानता हूँ और सेवा करने के लिए ही मैं हमेशा मैदान में उतरा हूँ। इस समय भी मैं सेवा करने के उद्देश्य से ही पर्चा भर के आया हूँ और आपने देखा मैंने सादगी से पर्चा भरा है, किसी को मालूम नहीं कि मैं कोई बिना भीड़-भाड़ के गया, बिना हाँ, हाँ, आप लोग कह रहे हैं आप तो डमी प्रत्याशी हैं। अब लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे। आपको भी तो विश्वास दिलाना, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सब बात कहूँगा और एक-एक करके बात कहूँगा। मैं पहले अपनी यात्रा की बात अभी मेरी अधूरी रह गई। मैं अपनी यात्रा की जब बात कर रहा था तो मैंने 2000 में जब हमने एक आंदोलन किया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में और हम जेल चले गए और उसके बाद कोर्ट ने बाइज्जत हमको बरी किया। उस बीच में मैं सभासद रहा नगरपालिका परिषद कोसी कलां का और 2007 में मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे इस राजनीतिक जीवन पर विराम लग गया। यानी कि ये कहिए कि फिर मैंने ये सोच लिया कि अब मेरे को एक काम है, मेरे को पहले मेरा परिवार देखना है, उसके बाद मैं कोई और काम देखूँगा। और मेरे को बहुत मेहनत करनी थी उस सब काम के लिए, एक मुकाम तक आने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी थी। तो वो एक जो गैपिंग पीरियड है, अगर वो कही जाए 15 साल का जो गैपिंग पीरियड है या 18 साल का जो गैपिंग पीरियड है, वो मैंने बिल्कुल शांति से काटा। मैंने किसी का ना आलोचना में था, मैं ना किसी की बुराई में, ना मैंने किसी की भलाई में। लेकिन हाँ, अगर लोग ये कहते हैं कि मैं डमी प्रत्याशी हूँ, तो वो गलत कहते हैं। अच्छा, अभी आप जब आपने नामांकन दाखिल किया है तो निश्चित तौर पे, क्योंकि आपने पहले भी देखा है और अभी भी लंबा आपने सफ़र तय किया है, तो क्या आप किन मुद्दों को लेके चुनावी समर में हैं सर अब? कुछ कष्ट हैं, जो दूर करने हैं जनता के। जब गली मोहल्लों में निकलता हूँ, जब महिलाओं को, बच्चों को बंदरों से डरते हुए देखता हूँ, तो कष्ट है। जब सांड खुले घूमते हैं, गाय खुली घूमती हैं और वो चो चोटिल करती हैं लोगों को, तो कष्ट होता है। जब सड़क पर घूमता हूँ और गाड़ी के पहिए से उड़ती हुई धूल साँस के द्वारा फेफड़ों तक जाती है, तो कष्ट देती है। जब नाले से निकली हुई सिल्ट गाड़ी के पहिए में घूमती हुई हमारे घरों तक जाती है, कष्ट होता है। तो वह कष्ट तो बहुत सारे हैं, अगर एक-एक करके गिनाऊँगा तो काफ़ी कष्ट हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि 2 साल और 3 काम,
जो मेरा एक नारा रहेगा इस पूरे चुनाव में कि 2 साल और 3 काम। कोसी को जाम से मुक्त कराना है, कोसी को गंदगी से मुक्त कराना है और कोसी को बंदरों के आतंक से मुक्त कराना है। 2 साल और 3 काम। अगर 2 साल में ये 3 काम नहीं कर पाया तो इस्तीफा दे दूँगा। आपका विज़न बहुत अच्छा है, लोगों तक आपने वो जो समस्याएँ जो मैनुअली लोगों की निजी समस्याएँ हो सकती हैं, वो आपने टच की हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जीत का गणित क्या है? किस तरीके से आप गणित बिठाना चाहोगे आप सर? मुझे जीत के लिए गणित नहीं बैठाना है। मुझे जीत के लिए सिर्फ़ अपनी बात पहुँचानी है। मैं किसी गणित पर या किसी राजनीतिक जातिवादी या उस सब समीकरणों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ़ विश्वास रखता हूँ काम पर। अगर मैं काम कर सकता हूँ, काम करने की मैं योग्यता रखता हूँ, तो मैं हो सकता है लोग मेरी बात को समझ पाएँगे और मैं उन तक पहुँच पाऊँगा, मैं अपनी बात रख पाऊँगा और फिर तो सर आजकल माहौल ऐसा है कि पार्टियों के थ्रू लोग चुनावी समर में आते हैं। आप निर्दलीय कूद पड़े हो। कुछ चीज़ें पार्टी के सानिध्य में होने से शायद नहीं कर पाता मैं। कुछ पार्टी के बंधन होते हैं, कुछ पार्टियों की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। वो गाइडलाइंस मीट करना कई बार मुश्किल हो जाता है और कई बार उनकी वजह से आपके हाथ बंध भी जाते हैं। मैं खुले मन से, खुले विचार से समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं उस राजनीतिक अ, किसी दृष्टिकोण से बंध जाता तो शायद दिक्कत होती। अब मेरे पास अगर जीत का सेहरा ये मेरे को मिलता है, मैं जीतता हूँ, तो हाँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि जिसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी दल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस दल के साथ अपना तालमेल बैठाऊँगा और वहाँ से कोसी की जनता के लिए जैसे भी व्यवस्थाएँ हो पाएँगी, वैसे व्यवस्थाएँ पूरी करने की कोशिश करूँ। कहा जाता है कि चुनावी समर में कूदने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है, एक बेस तैयार करना पड़ता है और उसका ये होता है कि पहले से जैसा कि और अन्य प्रत्याशियों ने किया कि सालों से 2 साल से आप लगे हुए हैं और तो ऐसा तो आपने कहीं नज़र नहीं आया अचानक से आए जितेंद्र एडवोकेट अचानक से नामांकन दाखिल हो गया। बहुत अच्छा सवाल है देव, आपने अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब देने में मुझे खुशी भी होगी क्योंकि अचानक से ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से जब होती हैं, तो उसके जो प्रभाव हैं वो दूर तक जाते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप घर आए और आपको नहीं मालूम कि आपके जन्मदिन पर आपको बधाई मिलने वाली है घर पर आपके बच्चों ने आपके लिए ये सब तैयारी कर रखी है। तो कभी-कभी वो जो पल होता है वो बड़ा खुशी का होता है। आपको लगता है कि आपके बच्चे ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने ये अचानक से केवल इसलिए किया क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं ना उससे धन बल का प्रयोग जो है वो रोकना चाहता था मैं। मैं नहीं चाहता था अगर मैं चाहता तो मैं भी 10-5 लोगों को लेके पर्चा भर के आ सकता था। लेकिन उससे समय और पैसे की बर्बादी होती लोगों की। मैं चाहता हूँ कि हम उस तरह की सीधी-सीधी राजनीति में क्यों नहीं कर सकते? हम उस तरह की सीधी-सीधी सेवा क्यों नहीं कर सकते? अगर अगर वास्तव में जो नगरपालिका अध्यक्ष अगर सेवा करना चाहता है, तो उसे ये सब पैसे क्यों खर्च करने हैं? वो सीधी तरीके से काम क्यों नहीं कर सकता? क्यों इतने सारे तामझाम, इतने सारे बवाल, इतने सारे हाय-हुल्ला इसके साथ क्यों चलना है? आपको सेवा करनी है ना, तो सेवा करिए ना। सेवा करने के लिए ज़रूरी है कि आप इतना किसी को चाय पिलाएँगे, किसी को रोटी खिलाएँगे, किसी को आप क्या दावतें उड़वाएँगे, ये ज़रूरी है। बिना उसके चुनाव नहीं लड़े जा सकते। क्यों क्यों राजनीति में अच्छे लोग आने से बचते हैं? क्यों राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं? कुछ तो कारण रहे होंगे ना। जो बाकी प्रत्याशी हैं उनका भी दावा है और वो लोग कहते भी हैं चाहे वो बीजेपी, बीएसपी, लोकदल या सभी के वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भी बहुत उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लोगों की सेवाएँ करते हैं, काफ़ी टाइम से वो करते हैं। तो इस सब के बीच अपने आप को कहाँ पा रहे हैं सर आप? देव इस बात का जवाब मेरे ख़्याल से जनता दे पाएगी, मैं नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब जैसे आप अभी जो एक वो जा रहा है कि जो यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आप उनके विजयी रथ को रोकना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से लग रहा हो कि आप मतलब कहीं और अच्छा, आपका कहने का अर्थ ये है कि मेरे चुनाव लड़ने का कारण जो है, वो बीजेपी के विजय रथ को रोकना है। मैं बीजेपी का विजय रथ क्यों रोकूँगा? सबसे बड़ी बात ये है कि जो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा देव, आप तो बहुत पुराने हैं।
सबसे पहले विजय लक्ष्मी जी लड़ी, फिर खुद धर्मवीर जी लड़े, फिर धर्मवीर जी अब दोबारा लड़ रहे हैं। तो क्या उस समय जब तरुण सेठ ने चुनाव लड़ा था, उस समय क्या धर्मवीर जी क्या उनका विजय रथ रोकने के लिए चुनाव लड़े थे? तो इसका मतलब आप टिट फॉर टैट वाली नीति अपना रहे हैं कि मतलब ऐसा उन्होंने किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, क्या क्या किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अपनी बात रखकर या चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करने से इसलिए कहा जा सकता है कि वो बीजेपी का विजय रथ रोक रहा है, यानी कि मेरे को स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्यों मतलब संविधान में ये व्यवस्था है कि मैं अगर चुनाव लड़ सकता हूँ निर्दलीय, तो अगर बीजेपी चुनाव मैदान में है या बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव मैदान में है, तो इसके लिए मुझे चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए इसलिए? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसा चर्चा में है, उस चर्चा को मैंने आपके सामने रखा। चलिए मैं दूसरे तरीके से सवाल कर लेता हूँ। बीजेपी से नहीं तो कहीं और अदर पार्टियों को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हो आप ये सब? हाँ, तो फिर किस पार्टी को? मैं किस पार्टी से हूँ? सही निर्दलीय हैं आप निर्दलीय हैं, लेकिन किस तरीके से मतलब ये आपने निर्दलीय चुनाव में उतरने का मन बनाया और अभी आप कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये तो एक नहीं, तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ देव, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी लोग भाई जब बीजेपी के कैंडिडेट विधानसभा में, लोकसभा में और जगहों पर जब होते हैं, तो क्या दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ते? क्या विधानसभा में विधायक चुनाव नहीं लड़ते और निर्दलीय विधायक? तो अगर नगरपालिका परिषद में अगर निर्दलीय किसी एक अध्यक्ष के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो इससे बीजेपी का विजय रथ रुक जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। देख, उनका अपना एक वोट बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो अपना छवि रखती है बीजेपी और पूरे देश को चला रही है, पूरे देश के संग प्रदेश को चला रही है। तो मैं तो बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ और बहुत छोटा सा मतलब मैं तो ये कहूंगा कि चींटी हूँ उस सब मामले में अगर देखा जाए तो मैं उनका विजय रथ के आड़े नहीं आना चाहिए। तो किन मुद्दों को लेके अभी पब्लिक को आप ये भरोसा दिलाना चाहोगे कि हाँ वो मेरे पे बिलीव करें, आप पे बिलीव करें? मतलब मैंने अभी-अभी आपसे कहा 2 साल और 3 मुद्दे। 2 साल और 3 काम। जाम, सफाई व्यवस्था और बंदरों से निजात। ये अगर 2 साल में ये 3 काम नहीं किए तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूँ। नहीं इस्तीफा ही थोड़ी ना, इस्तीफा अब इस्तीफा लेती रहेगी पब्लिक और देखती रहेगी तो मतलब कैसे बिलीव कराएंगे आप? बिलीव करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम। जो आता है वो कुर्सी से चिपक जाता है। मैंने आज तक मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं कुर्सी से चिपकने नहीं, सेवा करने आ रहा हूँ। अगर सेवा नहीं कर पाया तो सेवा किसी दूसरे को करने का मौका मिल जाएगा। अभी अभी जो मतदाता हैं करीब 50,000 मतदाता हैं, उनमें उन लोगों मतलब एक जातीय गणित के हिसाब से चलते हैं और आपने कहा कि भई ये जातीय गणित भी टूटना चाहिए। तो कैसे आप उस चीज़ को पार पाएँगे? मैं तो सिर्फ़ कोसी को जानता हूँ। मैं तो सिर्फ़ अगर मैं नगरवासी हूँ, तो नगर के हिसाब से मैं कोसीवासी हूँ। अगर मैं प्रदेश का हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेशवासी हूँ। अगर मैं देश का हूँ, तो मैं भारत देशवासी हूँ। बस मैं इस तरह जानता हूँ, मैं इसके अलावा मैं इन तरह से बात नहीं करता देव और ना इस तरह से मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा मैं माफ़ी आप चाहूँगा। अभी अगर आप एक जर्नल अभी प्रत्याशी हैं, अभी आप एक सामान्य वोटर मतदाता के रूप में अगर अपने आप को पब्लिक के बीच देखें, तो आप इतने प्रत्याशियों में से कितने मतलब किसको सटीक पाते हैं? मतलब आपके अनुसार किस प्रत्याशी में सही वो स्थिति है कि वो समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकता है, एक प्रत्याशी की नज़र से? एक आम मतदाता की नज़र आम से मतदाता की नज़र से। एक आम मतदाता की नज़र से तो सारे प्रत्याशी बढ़िया हैं। अब वो अंतिम समय में किस तरफ रुझान आम मतदाता का जाता है, जो बिल्कुल फ्री मतदाता होता है, वो अंतिम समय में तय करता है कि मुझे आज ये वोट इसको देकर आनी है। बहुत समय लगता है उसके लिए 10 दिन, हर दिन, हर पल उसका विचार बदलता है और जो पार्टी से जुड़ा हुआ मतदाता होता है, जो किसी भी पार्टी से जुड़ा होता है, उसका कभी भी रुझान नहीं बदलता है, वो हमेशा उस पार्टी के संग जाके वोट दे आता है। कुछ मतदाता जो हमेशा होते हैं, जो मतदाता 45 से और 50% मतदाता हमेशा ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जो किसी के बंधन में नहीं होते हैं। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि कौन ठीक है, तराजू उनके हाथ में हमेशा तुला की तरह लगा रहता है, कभी इस तरफ झुकता है, कभी इस तरफ झुकता है और अंतिम समय तक वो ये देखते हैं कि हमें वोट किसको देना चाहिए। उनका अमूल्य मत वो किसको देंगे? तो वो मतदाता किसको
उनको कौन प्रभावित कर पाता है वो वोट लेके जाएगा। तो आपने जो लगाया कि भाई जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो अपने मुद्दों को लेके आप पहुँच रहे हैं, यानी कि आप अब निर्दलीय तौर पे आए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बात रखूँगा, मुझे और से कोई मतलब नहीं। सिर्फ़ मुझे अपने से मतलब है, सिर्फ़ मुझे अपनी कोसी से मतलब है, सिर्फ़ मुझे अपने मतदाताओं से मतलब है, सिर्फ़ इस कोसी के विकास से मतलब है, और लोग अपना काम करेंगे, मैं अपनी बात रखूँगा, बस। तो ये थे जितेंद्र कुमार एडवोकेट जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। उनका कहना ये है कि मैं अपने जनता के बीच जो जा रहा हूँ, मुद्दों को लेके जा रहा हूँ, और ये सब विभिन्न मुद्दे हैं, उनसे वो समस्याओं के समाधान के लिए आ रहे हैं। उन्हें राजनीतिक तौर पे वो बिगाड़ना नहीं चाह रहे, जातिगत तौर पे उलझाना नहीं चाह रहे। उनका सीधा उद्देश्य है कि किस तरीके से वो शहर की जनता को लाभ दे पाएँ, समस्याओं को समाधान कर पाएँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर जागरण। अगली बार किसी और शख्सियत की बारी होगी जिनसे हम अपने सवाल करेंगे कि वो किस तरीके से चुनावी समर को देखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।